हेलो बच्चों, मैं दिवाकर मिश्रा। हम लोग विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां की चर्चा कर रहे थे। आज उसमें अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता की क्या होता है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता विलयन के 1 लीटर में, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के में विलीन विलेय के में विलीन विलेय की ग्राम में मात्रा, में विलीन विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है, में सांद्रता कहलाती है। इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एस से। क्या है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता? विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम प्रति लीटर में जो है सांद्रता कहलाती है। इसे एस से प्रदर्शित करते हैं। एस बराबर क्या होता है? W/V होता है। W क्या है? विलेय की ग्राम में मात्रा। V क्या है? विलयन का आयतन लीटर में। यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? पूछ सकते हैं कि ग्राम प्रति लीटर सांद्रता तथा मोलरता में संबंध बताइए। तथा मोलरता में संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता S बराबर क्या होता है? W/V। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता जो होती है S बराबर W/V। इसे इक्वेशन क्या मान ले? फर्स्ट मान ले। अब मोलरता की यदि चर्चा करें तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। और मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है? W/m। मोलों की संख्या n बराबर होता है W/m। तो n के स्थान पे यदि हम मान रखेंगे तो मोलरता m बराबर W/m बटे क्या? V। ये W क्या है? विलेय की ग्राम में मात्रा। W है विलेय की ग्राम में मात्रा। ये m क्या है? विलेय का अणुभार। अगर अणु है तो अणुभार, परमाणु है तो परमाणु भार, और अगर यौगिक है तो हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। V क्या है? विलयन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। तो कैपिटल M बराबर हो जाएगा W/m इंटू V। ये स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अणुभार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर बात करें, इसको मान लें समीकरण 2। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करने पर अगर तुलना करेंगे तो होगा क्या? हम लोग देख रहे हैं समीकरण 1 में S बराबर W/V है और समीकरण 2 में M बराबर W/V W/MV है। तो अगर यहाँ पे बात करें तो W/V आ रहा है। W/V के स्थान पे क्या लिख सकते हैं? S लिख सकते हैं। तो कैपिटल M जो कि मोलरता को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अणुभार को। किसके अणुभार को? विलेय के अणुभार को। W/V के स्थान पर लिख सकते हैं यस, और यस क्या है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो कैपिटल M बराबर यस इंटू स्मॉल m जो कि अणुभार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कैपिटल M इंटू स्मॉल m बराबर आ गया यस। तो ये संबंध पूछा जा सकता है, मोलरता गुणे अणुभार, मोलरता गुणे अणुभार, जो कि किसके बराबर आएगा? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता के बराबर आएगा। चलिए भाई, तो मोलरता गुणे अणुभार बराबर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। नोट कीजिए, हम लोगों ने बात किया ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और मोलरता में संबंध की चर्चा किया है। अब चर्चा करेंगे ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध की बात करेंगे। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध, और नॉर्मलता में संबंध। हाँ, तो क्या संबंध है? ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को यस से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मलता को यस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता S बराबर होता है W/V। W क्या था? विलेय की ग्राम में मात्रा। V क्या था? विलयन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। क्या हो गया? समीकरण फर्स्ट हो गया। बात करें नॉर्मलता की, कल हम लोग पढ़े थे, नॉर्मलता बराबर होता है
विलेय के तुल्यांकों की संख्या n इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते थे। इसका मतलब था विलेय के तुल्यांकों की संख्या। और क्या होता था, विलयन का आयतन लीटर में विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होता था विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का कौन सा भार, तुल्यांकी भार। तुल्यांकों की संख्या बराबर विलेय का ग्राम में भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो n इक्विवेलेंट के स्थान पे अगर रखेंगे n इक्विवेलेंट का मान, तो W बटा EM बटे V। EM मतलब इक्विवेलेंट मास, ये आ जाएगा V के पास, तो n बराबर हो जाएगा W बटे EM गुणे V। इसको मान लिया समीकरण 2। अगर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 की तुलना करने पर, तो अगर तुलना करेंगे तो समीकरण 1 क्या है, S बराबर W बाई V। समीकरण 2 में क्या आ रहा है, W बाई V आ रहा है। W बाई V के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं n बराबर W बटा V के स्थान पे लिख सकते हैं यस, जो कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है, बटे क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास। अगर इसको नॉर्मलता के पास भेज दें तो नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर क्या हो जाएगा, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो ये संबंध पूछा जाता है। अभी मोलरता बराबर पढ़े थे, मोलरता और ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में संबंध पढ़े थे। मोलरता गुणे अणुभार बराबर क्या हो रहा था, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। तो इसे नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार बराबर होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। नोट करिए भाई। हाँ बच्चा, हम लोग बात करेंगे मोलरता और नॉर्मलता में संबंध की। हम लोग बात करेंगे मोलरता और नॉर्मलता में, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध हम लोग पढ़ के आए हैं कि S बराबर होता था कैपिटल M इंटू स्मॉल m। ये S क्या था, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ये कैपिटल M क्या था, मोलरता। स्मॉल m क्या था, अणुभार। मोलरता और ये स्मॉल m क्या था, अणुभार था। और ये S क्या था, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में क्या था, सांद्रता। और हम लोग पढ़ के आए हैं S बराबर N इंटू इक्विवेलेंट मास। N क्या था, नॉर्मलता। S जो N जो है नॉर्मलता को इंडिकेट कर रहा था, EM इक्विवेलेंट मास जो कि क्या है, तुल्यांकी भार। और S क्या था, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। इसको मान लिया समीकरण 1 और इसको मान लिया समीकरण 2। जब तुलना करेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, हाँ क्या आएगा, कैपिटल M इंटू स्मॉल m बराबर N इंटू इक्विवेलेंट मास। N इंटू क्या हो गया, इक्विवेलेंट मास। मतलब मोलरता गुणे अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार। अगर इसको और शॉर्ट में लिखना चाहें तो हम लोगों को पता है तुल्यांकी भार बराबर होता था अणुभार। यहाँ पे अणुभार को स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया गया है, तो स्मॉल m से लिख देंगे, जो कि अणुभार को रिप्रेजेंट कर रहा है। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे धनायन या ऋणायन की संख्या, या कुछ लोग लिखते हैं अम्लता अवलिक क्षारकता। तो आप इसको सबसे आसान शब्दों में बोल सकते हो संयोजकता। संयोजकता को मैंने लिख दिया n फैक्टर। क्या लिख दिया, n फैक्टर। जैसे मैंने कल बोला भी था, Al का तुल्यांकी भार अगर निकालना है तो Al का परमाणु क्रमांक होता है 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,3। ये अस्थायी अवस्था में आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो कितना प्लस बनाएगा, 3 प्लस बनाएगा। तो अगर हमें Al का तुल्यांकी भार निकालना है, इक्विवेलेंट मास Al का निकालना है, तो Al का अणुभार हो गया 27। तुल्यांकी भार बराबर होता है अणुभार बटे धनायन या ऋणायन की संख्या। तो Al कितना धनायन बना रहा है, 3 धनायन बना रहा है।
ये जो Al 3 धनायन बना रहा है, ये Al की संयोजकता है, ये Al की क्या है, संयोजकता। Al अस्थायी अवस्था में आने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो धनायन या ऋणायन की संख्या से ज्यादा आसान है, क्या बोलेंगे, संयोजकता बोलेंगे। संयोजकता क्या है, कोई तत्व अस्थायी अवस्था में आने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ये उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 3, और इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा Al का, 9, और मात्रक क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स होता है। तो मैंने इक्विवेलेंट मास के स्थान पे कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बराबर नॉर्मलता n, इक्विवेलेंट मास के स्थान पे लिख दिया अणुभार, जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंटू n फैक्टर लिख दिया, जो कि संयोजकता को डिफाइन कर रहा है। m से क्या कट गया, m, n फैक्टर m मोलरता के पास आ जाएगा, तो संबंध आएगा कैपिटल M इंटू n फैक्टर बराबर क्या होगा, नॉर्मलता। तो चाहे ये फार्मूला याद रखिए, चाहे ये फार्मूला याद रखिए, मोलरता गुणे अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे तुल्यांकी भार, या दूसरा मोलरता और n फैक्टर का मतलब हो गया संयोजकता, मोलरता गुणे संयोजकता, मोलरता गुणे संयोजकता बराबर क्या आ जाएगा, n का मतलब क्या हो गया, नॉर्मलता हो गया। तो ये मोलरता और नॉर्मलता में संबंध हो गया, कैपिटल M इंटू स्मॉल m बराबर n गुणे इक्विवेलेंट मास तुल्यांकी भार। या इसी को और आसान करना चाहो तो कैपिटल M इंटू n फैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता। नोट करिए भाई, हम लोग बात करें एक छोटे से सवाल की, जैसे कहा गया 0.2 मोलर, ये मोलर का मतलब मोलरता से है, 0.2 मोलर H2SO4 विलयन की नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। विलयन की नॉर्मलता निकालना है, 0.2 मोलर H2SO4 विलयन की नॉर्मलता और ग्राम प्रति लीटर में, और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात कीजिए। सवाल में हम लोगों को दिया गया है 0.2 मोलर H2SO4, इसका मतलब हो गया H2SO4 की मोलरता दिया गया है, H2SO4 की क्या दिया गया है, H2SO4 की मोलरता दिया गया है, H2SO4 की मोलरता बराबर हो गया 0.2 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर। ये H2SO4 की मोलरता दिया गया है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालने को कह रहा है। तो हम लोग जानते हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को S से रिप्रेजेंट करते हैं, S बराबर होता है कैपिटल M इंटू क्या, स्मॉल m, मोलरता गुणे क्या होता है, अणुभार। तो मोलरता है 0.2 मोल प्रति लीटर, और अणुभार क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो है, ऑक्सीजन का 16, 16 चौको 64, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1, अब 2 हाइड्रोजन है तो 1 गुना हो जाएगा 2, आएगा 98, कितना आएगा, 98 ग्राम मोल इनवर्स, 98 ग्राम मोल इनवर्स। मोल से क्या कट जाएगा, मोल इनवर्स, और आ क्या जाएगा, ग्राम प्रति लीटर। S बराबर 19.6, 2 8 16, 2 9 18, 19, 19.6 ग्राम प्रति लीटर। तो जो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आई है वो कितना आई है, 19.6 आई है। अब अगर हम लोग बात करें नॉर्मलता की, तो नॉर्मलता और मोलरता में हम लोगों ने संबंध पढ़ा था, क्या पढ़ा था, m इंटू n फैक्टर, मोलरता गुणे n फैक्टर बराबर क्या होता है, नॉर्मलता, मोलरता गुणे n फैक्टर बराबर होता है नॉर्मलता। मोलरता कितना दिया गया है, 0.2, n फैक्टर का मतलब संयोजकता, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की संयोजकता कितनी है, मैंने बोला था संयोजकता का मतलब धनायन या ऋणायन की संख्या। तो यहाँ पे H2SO4 का जब वियोजन करेंगे, H2SO4 का क्या करेंगे, वियोजन, तो बनेगा क्या, बनेगा H प्लस क्या बनेगा, SO4 डबल माइनस, कितना H है यहाँ पे, 2 से गुणा करोगे तो चाहे धनायन की संख्या देख लो, एक H के ऊपर 1 प्लस, तो 2H के ऊपर 2 प्लस, धनायन की भी संख्या 2 है और ऋणायन की भी संख्या, SO4 के ऊपर कितना माइनस है, 2 माइनस है, तो धनायन की भी संख्या 2 है या ऋणायन की भी संख्या कितनी है, 2 है, तो संयोजकता कितना हो गया, 2। तो n बराबर आ जाएगा 0.4, मात्रक क्या होगा, नॉर्मलता का,
विलेय के तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या का मात्रक होता है तुल्यांक, और विलयन का आयतन होता है किसमें, लीटर में। तो मात्रक हो गया इक्विवेलेंट प्रति लीटर, मतलब तुल्यांक प्रति लीटर। तो नॉर्मलता आ गई 0.4 तुल्यांक प्रति लीटर, और ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कितनी आ गई, 19.6 आ गई। नोट करो बच्चों। हम लोग बात करेंगे फॉर्मलता की। तो फॉर्मलता क्या होता है, विलयन के 1 लीटर में, विलयन के 1 लीटर में विलीन, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के फार्मोल की संख्या, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के फार्मोल की संख्या, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के फार्मोल की संख्या, हाँ कामा, विलयन की फॉर्मलता कहलाती है, विलयन की फॉर्मलता कहलाती है, विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। तो हम लोग बात कर रहे थे फॉर्मलता की। फॉर्मलता है क्या, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के फार्मोल की संख्या विलयन की फॉर्मलता कहलाती है। फॉर्मलता एफ, कैपिटल एफ से दिखाते हैं। फॉर्मलता बराबर होता है, जैसे मोलरता बराबर होता था विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। नॉर्मलता बराबर होता था विलेय के तुल्यांकों की संख्या और विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। ठीक उसी प्रकार से फॉर्मलता बराबर होता है विलेय के फार्मोल की संख्या। फार्मोल की संख्या को मैंने दिखा दिया NF से, यहां पे बोल दिया NF का मतलब है विलेय के फार्मोल की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अब हम लोग बात करेंगे फार्मोल की संख्या क्या है। फार्मोल की संख्या बराबर होगा NF बराबर होगा फार्मोल की संख्या, जैसे मोलों की संख्या बराबर होता था N, मोलों की संख्या को N से रिप्रेजेंट करते हैं, N बराबर होता था W/M। ये क्या होता था, विलेय की ग्राम मात्रा बटे विलेय का अणुभार। तुल्यांकों की संख्या, विलेय के तुल्यांकों की संख्या को N इक्विवेलेंट से लिखते थे, इसका मतलब होता था ग्राम में भार बटा तुल्यांकी भार। तो ऐसे फार्मोल की संख्या बराबर होता है विलेय का ग्राम में भार बटे यहाँ पे अणुभार, यहाँ पे तुल्यांकी भार, यहाँ पे लिखा जाता था FM। FM का मतलब क्या है, फार्मूला मास। कौन सा मास, फार्मूला मास। फार्मूला मास का मतलब हो गया विलेय का सूत्र भार। विलेय का कौन सा भार, विलेय का सूत्र भार। और ये W क्या है, W है विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा। अब बात है विलेय का सूत्र भार क्या होता है। तो विलेय का सूत्र भार भी एक प्रकार से अणुभार भी होता है, लेकिन इस अणुभार को हम लोग जो है ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम लोग बोले NaCl का जो है अणुभार कितना होता है, तो ये थ्योरेटिकल है, सबको याद होता है कि Na का 23Cl का कितना 35.5 58.5 हो जाएगा। NaCl का जो अणुभार है वो 58.5 हो जाएगा। तो ये जो है थ्योरेटिकल है, लेकिन यहाँ पे जो विलेय का सूत्र भार है इसको भी हम लोग बोल सकते हैं एक प्रकार से अणुभार, लेकिन ये कैसा अणुभार है, ऑब्जर्व मतलब प्रेक्षित अणुभार है। जैसे हम लोग सवाल लगाएंगे तो बात करेंगे वहां पे, जैसे कहा जाता है किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन में घोला गया, तो अगर किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को बेंजीन विलायक में घोलते हैं तो वो अपने डाइमर में परिवर्तित हो जाता है। अब जैसे मैंने कह दिया एसिटिक एसिड को बेंजीन में घोला गया, तो एसिटिक एसिड का जो थ्योरेटिकल होता है अणुभार वो 60 होता है, लेकिन नियम कहता है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर बेंजीन में घोलोगे तो वो डाइमर अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। डाइमर का मतलब है, जैसे मान लो एक कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, या मैंने बोल दिया CH3COOH, ये है एथेनोइक एसिड जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होती है RCOOH, जिसमें होता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। जब इसको बेंजीन में घोलेंगे, C6H6 में घोलेंगे, तो ये डाइमर में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3COOH का होल ट्वाइज बनाएगा। अब यहाँ पे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कितना 2। तो एथेनोइक एसिड का, जिसको एसिटिक अम्ल भी बोलते हैं, इसका थ्योरेटिकल अणुभार 60 होता है, लेकिन हमने जब ऑब्जर्व किया तो हमने पाया भैया 60 नहीं होता। अब ये डाइमर में कन्वर्ट हो गया तो 60 गुना कितना हो गया,
120 हो गया। तो ये विलेय का सूत्र भार कहलाएगा। तो विलेय का सूत्र भार भी एक प्रकार से अणुभार ही होता है, लेकिन इसको क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। हम लोग फार्मूला मास को लिख सकते हैं एमओ से। किससे लिख सकते हैं, एमओ से। एम क्या है, अणुभार, लेकिन क्या किया गया, ऑब्जर्व। यहां पे जो अणुभार होता है वो ऑब्जर्व नहीं किया जाता, वो क्या किया जाता है, थ्योरेटिकल होता है, ऐसे मुजमानी होता है, थ्योरी में होता है। तो थ्योरेटिकल होता है। ये जो सूत्र भार होता है ये क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। जब सवाल लगाएंगे उसमें और बातें करेंगे। तो फॉर्मलता बराबर हो गया एनएफ। एनएफ के स्थान पे क्या लिखेंगे, डब्ल्यू बटा एफ एम बटा वी। डब्ल्यू बटा एफ एम इंटू बटा क्या हो जाएगा, वी। वी विलयन का आयतन है, किसमें होना चाहिए, लीटर में। एफ एम किसके पास चलाएगा, जो है वी के पास चलाएगा। तो एफ बराबर होगा डब्ल्यू बटा एफ एम गुणे वी। ये हो गया फॉर्मलता। चलो बच्चों नोट करो, शेष बात कल करेंगे।